चैप्टर नंबर 4 है पॉसिबिलिटीज़। तो इस चैप्टर में हम लोग पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वो है इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई, जो शुरुआती ईयर्स थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ कैसे हुई और क्या क्या हुआ। इसके यहाँ पे हम लोग आगे जाके देखेंगे कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग अलग फील्ड्स में। जैसे एवरीडे इन्फ्लुएंसेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस हो गई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो क्या क्या है ये हमें देखना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करती है, और फिर हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ कहाँ और स्पेसिफिकली यूज़ है और कैसे कैसे रिसर्च में कैसे इसका यूज़ होता है। Emergence of artificial intelligence. The development and adoption of artificial intelligence has changed our world. In the previous chapters, we learned about how AI is helping us in the future. However, before that, let us first have a look at how AI has evolved. तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देख लिया कि AI फ्यूचर में कैसी होगी और क्या क्या एडवांसमेंट्स आएंगी, लेकिन पहले हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे वो शुरू कैसे हुआ। टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ईयर 1956 में पहली बार यूज़ हुआ था। मतलब ईयर 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज़ हुआ था। लेकिन जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पॉपुलर उसी टाइम पे नहीं हो गया था, उसमें काफ़ी टाइम लगा था उसको पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि जब तक लोग कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा नहीं करने लग गए और इंटरनेट ज़्यादा लोगों तक पॉपुलर नहीं हुआ, ज़्यादा पहुँचा नहीं इंटरनेट लोगों तक, तब तक एआई इतना पॉपुलर नहीं हुआ। जैसे ही एआई बना तो उसके बाद डेटा की जो स्टोरेज की ज़रूरत थी हमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, डेटा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से काफ़ी सारी चेंजेस आ गए। सबसे पहले तो हमें डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ा। हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, एआई शुरू हुआ था तो उसका यूज़ खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही था और सिंबॉलिक मेथड्स में ही था। फिर 1960s में कुछ चेंजेस आए जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वर्क कर रही थी कंप्यूटर्स के ऊपर जो ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सकें। इसके अलावा फिर 1970s में उन्होंने स्ट्रीट मैपिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जैसे गूगल मैप्स है, वो अपना कंप्लीट करा। इसके अलावा जो फर्स्ट पर्सनल असिस्टेंट था वो 2003 में बन गया था। जैसे पर्सनल असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी या कोर्टाना या एलेक्सा, उन सबसे पहले 2003 में ही पहला पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था। तो ह्यूमन लाइक्स रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ साइंस फिक्शन आर फार अवे फ्रॉम रियलिटी। जो हम लोग साई-फाई मूवीज़ में या फिर बाकी जगहों पे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेवल की इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स, वो अभी प्रैक्टिकल नहीं है, वो अभी हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे पॉसिबिलिटी है इस बात की। द एवर चेंजिंग फोकस ऑफ एआई रिसर्च। तो फोकस ऑफ एआई रिसर्च जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। जो 1950s में था एआई का फोकस, वो अब फोकस नहीं है एआई का। तो जो फर्स्ट फेज़ था उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों का इशू केवल एक ही था, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग या जीपीएस। उनको खाली जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एआई को डेवलप करना था। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल है चेस का। To solve chess, the board problem was converted into a mathematical problem in which the board, pieces, moves, etc. were all converted into symbols. जैसे चेस का गेम अगर किसी कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए सारी जो भी उसमें एंटिटीज़ होती हैं चेस में, जैसे कि बोर्ड है या फिर पीसेस हैं या फिर और भी उसके रूल्स हैं, उन सबको इस सिम्बल्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको जो है हम लोगों ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र करा। फिर वो इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़े और उन्होंने कई और चीज़ों में भी अप्लाई करा, लेकिन ये अप्रोच जो थी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। तो सेकेंड फेज़ था। तो सेकेंड फेज़ की प्रॉब्लम उन लोगों को सबसे पहले ये आई थी, जो फर्स्ट फेज़ में हम लोग जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे वो प्रैक्टिकल नहीं था। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी उसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशंस अप्लाई होते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं। उसमें कोई बहुत सिंपल कमांड्स नहीं होते, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और उस वजह से जो सिम्बल्स की नंबर ऑफ़ सिम्बल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसी वजह से जो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी बढ़ गई थी। तो जो सेकेंड फेज़ ऑफ एआई था उसका फोकस था कि सर्च स्पेस को क्लियर करने में, ताकि सर्चिंग काफ़ी ईजी हो जाए। इस पीरियड में सबसे पहले अटेम्प्ट्स वर मेड टू फाइंड बेटर वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन के मेथड जो थे वो उन्होंने पुराने मेथड्स को चेंज करा और रिसर्च इन एआई इनिशियली स्लोड डाउन ड्यू टू नेगेटिव पब्लिसिटी रिगार्डिंग देम।
एआई को लेकर काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी भी थी क्योंकि सक्सेसफुल नहीं था काफ़ी ज़्यादा एआई, क्योंकि पहले इनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैप करने में। 1982 में जापान ने अपना 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम को लॉन्च किया था, तो उस वजह से फिर से एआई की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो। सेकेंड फेज़ के बाद थर्ड फेज़, द थर्ड फेज़ ऑफ एआई रिसर्च फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इंटेलिजेंट नॉलेज बेस्ड सिस्टम, जिसको IKBS कहा गया था। Such systems were also known as expert systems. These systems relied on specific domain-based data for solving AI problems. इस फेज़ की मेन हाईलाइट्स थी, जैसे IKBS वर्कड ऑन डेटा इन फॉर्म ऑफ रूल्स। तो डेटा को जैसे पहले इन्हें सिंबल्स की तरह ट्रीट करते, इस बार सिंबल्स की तरह नहीं, इसको रूल्स की तरह अप्लाई करा था डेटा को। IKBS was restricted in the sense that it was incapable of learning and its focus was extremely narrow. इसमें भी इश्यूज थे, जैसे कि हम लोग नई चीज़, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था वो लर्न नहीं कर पाता था, और इसके अलावा जो फोकस था उसका वो काफ़ी ज़्यादा नैरो था। IKBS needed to be regularly updated. This was a time consuming and resource intensive work. तो जैसे हम लोगों ने देखा पिछले पॉइंट में कि इनकेपेबल ऑफ लर्निंग था, तभी हमें रेगुलरली उसको अपडेट करना पड़ता था। IKBS lacked common sense that made humans more suited for certain tasks and work. तो IKBS ऑब्वियसली हम लोग देख चुके कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, तो इसीलिए जहाँ पर हम लोग IKBS का यूज़ कर रहे थे उससे ज़्यादा एफिशिएंट वहाँ पे ह्यूमन वर्कर्स को रखना था। द फेसेस, और अब तक हम लोगों ने जो भी देखा AI की डेवलपमेंट में, वो वीक AI की डेवलपमेंट की हम लोग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग AI में। The further phases of AI research involves developing systems that can learn and as such would not need to be regularly updated. तो फर्दर फेज ऑफ AI में यही है कि जैसे हम लोग थर्ड फेज में देखा था, हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही लर्न करेगा चीज़ों में। द ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन दिस एरिया, साइक प्रोजेक्ट ऑफ साइकॉप इंक was the first project towards developing AI systems capable of common sense. तो कॉमन सेंस वाले AI सिस्टम को डेवलप करने वाले पहले प्रोजेक्ट में था ये। The challenges of ambiguities of human language and the high ambition caused the project slow down. तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ रही थी, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज में काफ़ी सारी एम्बिग्विटी यानी कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। इसके अलावा भी कई सारे रीसेंट अटैम्प्ट्स हैं, जैसे कि बिग डेटा का कॉन्सेप्ट यही था कि उसमें डेटा जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से अपलोड करना चाह रहे थे वो लोग। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स लाइक न्यूरल नेटवर्क एंड जेनेटिक एल्गोरिदम्स फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ AI इन वेरियस फील्ड्स। तो AI के इन्फ्लुएंस हम लोग देख चुके हैं अभी भी कई सारे सेक्शंस में। एक बार हम लोग देखेंगे कि AI की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस बिजनेस। Commercial establishments and big businesses along with the government are the drivers for artificial intelligence development. और artificial intelligence development के पीछे मेन रीज़न है कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स और बिग बिजनेसेस और गवर्नमेंट जो AI की फील्ड में डेवलपमेंट करेंगी। अडॉप्टिंग AI बेस्ड सॉल्यूशंस अलाउज बिजनेस टू कट बोथ कॉस्ट एंड टाइम and provide better services and products to the customers. Leading companies in every field are using AI solutions. तो AI की हेल्प से जो है सारी कंपनीज़ को बेनिफिट ये मिलेगा कि वो कॉस्ट और टाइम दोनों को कम कर पाएंगे और बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को। और सभी जो लीडिंग कंपनीज है करेंटली वो AI का यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा लाइफ सेविंग AI, हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी जो है AI का यूज़ कर रही है। द डेवलपमेंट इन दिस फील्ड इंक्लूड पर्सनलाइज्ड ड्रग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन 24/7 मॉनिटरिंग यूजिंग वेरियस सेंसर्स। तो जैसे सेंसर्स का यूज़ करके पूरी बॉडी को मॉनिटर करा जाता है कॉन्टीन्यूसली, और उस हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की वो दी जाती है पेशेंट को। रोबोट असिस्टेड सर्जरीज इम्प्रूव डायग्नोसिस, रोबोट्स की हेल्प से सर्जरी होती है, ये भी AI का ही एक रोल है इसमें। इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट दीज टेक्निक्स आर बीइंग हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर एंड मैनेजिंग पोस्ट डिज़ास्टर रेस्क्यू। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी ये काम आती हैं, जैसे डिज़ास्टर की जो रीज़न है उसको भी पहले रोकती हैं, और डिज़ास्टर के बाद जो रेस्क्यू होता है उसमें भी हेल्प मिलती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी जो है AI का कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रही है, जैसे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई हैं, वो लोग अब AI का ही यूज़ करते हैं ताकि वो हमें कोई भी नई चीज़ सजेस्ट कर पाएँ और फर्दर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री
AI का यूज़ करती है और नए नए रीमिक्सेस वगैरह बनाने के एक्ट विद द एनवायरनमेंट. Modern AI systems use various sensors, cameras, speakers, microphones, etc. for better interaction. These systems know what we are doing, what our preferences are, and help make our life better. Let us look at how this happens by imagining a visit to a hospital. इस केस में हम लोग एक हॉस्पिटल को इमेजिन करेंगे जहाँ पे हम लोग विज़िट कर रहे हैं, तो और देखेंगे वहाँ पे AI का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो सेटिंग 1, यू वॉक इन टू द रिसेप्शन एरिया ऑफ द हॉस्पिटल. जैसे हम लोग हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में जाते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल का जो AI कंट्रोलर है वो हमें रिकग्नाइज़ कर लेता है, क्योंकि हम लोग पहले भी उसको विज़िट कर चुके हैं उस हॉस्पिटल को. और उसके साथ साथ वो ये भी रिकग्नाइज़ कर लेता है हम लोग कौन से पेशेंट को देखने के लिए आए हुए हैं. और फिर इट चेक्स एंड सी इफ़ योर नेम इज़ स्टिल ऑन द लिस्ट ऑफ विजिटर्स वो आर अलाउड टू सी द पेशेंट. इसलिए वो विजिटर लिस्ट देख लेता है पहले ही कि हम लोग पेशेंट से मिलने के लिए अलाउड हैं या नहीं है. You approach the reception and the AI notices that you are breathing hard and you are empty-handed. The reception robot asks you if you would like to go directly to meet the patient, get something to drink at the canteen, or visit the gift shops in the hospital. You tell the robot that you would like to visit the canteen and then go to the gift shop before visiting the patient. इसके बाद AI जो है वो पहले ये देखते हैं कि क्या हम लोग हम लोग पहले कहाँ जाना चाहेंगे. हमें ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे कि हम लोग क्या कैंटीन को पहले विज़िट करेंगे या फिर गिफ्ट शॉप में जाएंगे या फिर डायरेक्टली पेशेंट को देखना है. तो यहाँ पे हम लोग अपनी चॉइस मेक करते हैं कि हम लोग पहले कैंटीन में विज़िट करेंगे, फिर गिफ्ट शॉप और उसके बाद पेशेंट के पास. सेटिंग 2, द हॉस्पिटल AI अपडेट्स योर स्मार्ट डिवाइस विद द डायरेक्शंस टू द कैंटीन. इसके बाद हमें डायरेक्शंस मिल जाती हैं कैंटीन जाने के लिए और गिफ्ट शॉप जाने के लिए. हम लोग कैंटीन जाते हैं और वहाँ पे हम लोग पेमेंट करते हैं जो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है. इसके अलावा हमें फिर डिसाइड करना चाहिए हम लोग आगे क्या करना चाह रहे हैं. द AI सिस्टम रिकॉर्ड्स डिफरेंट थिंग्स लाइक वेदर, टाइम, योर रीज़न फॉर विजिटिंग एट्सेट्रा. दिस डेटा विल बी यूज्ड टू मेक योर फ्यूचर विजिट्स इवन मोर कंफर्टेबल. सेटिंग 3, Shop AI talks to the hospital AI and finds out that the patient you are visiting is a 5-year-old girl and that you arrived empty-handed to the hospital. उसके बाद हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग एक पेशेंट को विज़िट करने आए थे यहाँ हॉस्पिटल में. तो AI जो है सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग कौन से पेशेंट को विज़िट करने आए थे, और वो इसमें देखते हैं कि वो एक 5-year-old गर्ल है जिसको हम लोग हॉस्पिटल में विज़िट करने आए हैं और हमारे हाथों में कुछ है नहीं. तो AI also checks with the hospital AI to find out the items that are appropriate for the patient. इसमें ये चेक करते हैं कि उस गर्ल को क्या दिया जा सकता है. इसके बाद फिर वो गिफ्ट शॉप की डायरेक्शंस हमें बताते हैं और फिर हम लोग वहाँ से कुछ लेते हैं उसके लिए. सेटिंग 4, you use a smart device to check the route to the patient room and head towards it. On reaching the patient room, you are informed that the visiting hours would end at 6 p.m. You are unable to access the latest charts of the patient because you are not a close relative. इसके बाद ये दिखा है कि पेशेंट के जो विजिटिंग आवर्स हैं वो 6 PM को ही ओवर हो जाएंगे और उसके बाद पेशेंट को नहीं विज़िट कर पाएंगे. तो जो भी हम लोगों ने अभी अभी देखा कि AI कैसे फंक्शन कर रहा था उस हॉस्पिटल में और क्या क्या हम लोगों को उससे बेनिफिट्स मिल रहे थे, उसके पीछे AI की जो पूरी वर्किंग है उसी को हम लोग बिहाइंड द सीन्स इस सेक्शन में देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा था. तो AI की जो हम लोगों ने ऊपर देखा वर्किंग है वो 7 डिफरेंट लूप्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट लूप है perception. The loop of perception is used by the AI systems to know what is happening or the present status. The AI system provides recommendations to you. For providing recommendation, it needs some basic information. तो perception का जो loop है AI का वो इसलिए यूज़ करता है AI सिस्टम ताकि वो अपने अराउंड होने वाली प्रेजेंट स्टेटस को देख सकें. इसके बाद फिर AI सिस्टम जो है हमें रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है. जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में अभी देखा था कि AI सिस्टम ने हमारे लिए कैंटीन के लिए सबसे पहले डायरेक्शंस अपलोड कर दी थी ताकि हम लोग वहाँ जा सकें. द AI सिस्टम नीड्स टू नो द लेआउट ऑफ द हॉस्पिटल. इसके लिए AI सिस्टम को पहले पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल का लेआउट कैसा है, हॉस्पिटल कहाँ है और कैंटीन कहाँ है, उसको पहले पूरा आइडिया होना चाहिए. और इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि विज़िटर्स जो हैं कौन से एरिया में जा सकते हैं और कौन से एरिया में विज़िटर जो हैं हॉस्पिटल के नहीं जा सकते.
नेक्स्ट लूप जो है वो है नोटिफिकेशन। द लूप ऑफ नोटिफिकेशन इज़ यूज बाय द AI सिस्टम टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अस। ये वैसे ही जैसे कि हम लोग अलार्म्स लगाते हैं वो सब। हम लोगों ने जो पिछला एग्जांपल दिया था उसमें जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखी थी एकदम एंड में जाकर, वो थी कि पेशेंट के जो विजिटिंग आवर्स हैं वो केवल 6 PM तक हैं। तो ये पहले ही एक रिमाइंडर आ गया 6 PM से पहले कि 6 PM के बाद हम लोग पेशेंट को नहीं देख सकेंगे। और रियल लाइफ में जैसे कि सिग्नल, अलर्ट्स, रिमाइंडर्स, अलार्म्स, चेंजिंग द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल लाइटिंग, ये सब होते हैं। थर्ड लूप होता है रिकमेंडेशन। द लूप ऑफ रिकमेंडेशन डील्स विद द प्रेडिक्शंस। द AI सिस्टम हैज़ टू प्रेडिक्ट व्हाट वुड यू लाइक टू डू। AI सिस्टम को पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सी चीज़ पसंद करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें रिकमेंडेशन दे सकता है। हम लोगों ने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था उसमें AI ने सबसे पहले ये जज करा था कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो उसने हमें गिफ्ट शॉप जाने के लिए रिकमेंड करा था। और उसने पहले ये भी देखा कि क्या हमें पहले कैंटीन जाना सही रहेगा, उसने ये भी रिकमेंड करा था। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो मशीन लर्निंग की हेल्प से हम लोग कर पाते हैं। लर्निंग जो है अपने आप में ही AI की एक ब्रांच होती है। लूप है ऑटोमेशन। द ऑटोमेशन लूप लर्न्स फ्रॉम योर एक्शंस ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम लोग रेगुलरली एक्शन करते रहते हैं, उसी से जो है AI लर्न करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। अब जो हमारे पहले जो एग्जांपल था उसके अकॉर्डिंग जो कैंटीन था वो कस्टमर का डेटा स्टोर कर रहा था, और फिर काफ़ी कुछ पीरियड के बाद जो है AI रियलाइज़ कर लेगा कि जो कस्टमर है वो एक ही टाइप का ऑर्डर देता है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर को बार बार कोई ऑर्डर अपना प्लेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमर कैंटीन को विज़िट करेगा वो उस कैंटीन जो है अपने आप ही उसको कुछ ऑर्डर दे देगा जो भी उसका पहले की पसंद थी। ऑब्वियसली AI का जो ऑटोमेशन है वो अपने आप में ही रिकमेंडेशन से ही लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें चीज़ पसंद आएगी वो उसी के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है ऑटोमेशन के थ्रू। ऑटोमेशन में एक कमी ये है कि ऑटोमेशन के लिए हमें पहले लर्न कराना होगा पूरा पूरा AI को, ताकि AI उसी अकॉर्डिंग एक्ट कर सके। प्रिडिक्शन। द लूप ऑफ प्रिडिक्शन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द लूप ऑफ रिकमेंडेशंस एंड ऑटोमेटेशन। मतलब जो प्रिडिक्शन का लूप है वो एक्सटेंशन है रिकमेंडेशन और ऑटोमेशन वाले लूप का। In this loop, the AI system starts anticipating your behavior and responding accordingly. तो इसमें हम लोग जो AI सिस्टम है वो पहले ही हमारे जो एक्शंस के लिए वेट कर रहा होता है कि हम लोग कब ये एक्शन करेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द इंस्टेंस अबव, आफ्टर अ नंबर ऑफ रिपीटेड विजिट्स द AI सिस्टम माइट लर्न दैट यू ऑलवेज गो टू कैंटीन बिफोर विजिटिंग द पेशेंट। तो इससे ये होगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग AI सिस्टम हो सकता है कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ कर ले कि हम लोग पेशेंट को विज़िट करने से पहले हमेशा कैंटीन जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में विज़िट करें वो हमें कैंटीन के लिए डायरेक्शन दे दे, तो इससे ये बेनिफिट रहेगा हमें। नेक्स्ट लूप है प्रिवेंशन। द लूप ऑफ प्रिवेंशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पोटेंशियल थ्रेट्स। In the above example, the AI system can have access to all of your medical history. Using this history, the AI system can inform the doctor about the possible reaction or consequences of combining different drugs based on past experience. तो यहाँ पे ये हमें एक्सप्लेन करा जा रही है कि जैसे AI सिस्टम को हमारी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से पता होगी, और इसकी हेल्प से AI सिस्टम जो है डॉक्टर को पहले ही बता सकते हैं कि इस पेशेंट को इस ड्रग से एलर्जी है, यानी कि ये दवाइयाँ जो हैं इस पेशेंट के लिए पेशेंट को सूट नहीं करती हैं और उसको दूसरी दवाइयों का कॉम्बिनेशन को ही देना चाहिए ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। अगर किसी पेशेंट का कभी एक्सीडेंट होता है फ्यूचर में, तो AI सिस्टम जो है डॉक्टर को या फिर जो हॉस्पिटल का सर्वर है उसमें पहले ही बता सकते हैं कि पेशेंट के साथ एक्सीडेंट हो चुका है, और फिर हॉस्पिटल उसी अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है उस पेशेंट को बचाने के लिए। यहाँ पे इसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले जब कोई सिटी में एक्सीडेंट होता है तो जो सिटी का AI है वो हॉस्पिटल की AI से कांटेक्ट करेगा कि ये पेशेंट है और इसको ये एक्सीडेंट हुआ है इसका, और इसका ये कंडीशन है अभी करेंटली। तो उसी अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल AI है वो डिटेल्स भेजेगा कि इस पेशेंट के साथ ये 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 पहले से प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है, और इसके अलावा करेक्ट फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। और फिर सिटी AI जो है ये उन लोगों को ट्रांसफ़र कर देगी जो एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट है, जो उस
एक्सीडेंट वाले आदमी को बचा सकें। होते हैं फाइनल लूप होता है सिचुएशनल अवेयरनेस। दिस लूप हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल इन्वॉल्व्ड। द करेंट एज इज़ द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। We have access to a lot of information. The challenge is to take out the relevant information and discard the rest. हम लोग देख सकते हैं करेंटली इन्फॉर्मेशन की जो है बहुत लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर और हर जगह। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे हम लोग अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन को खाली एक्सेस करें और जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दें। ये हमारे लिए एक चैलेंज है अभी। तो कैसे टैकल करते हैं, ह्यूमन बींग्स को एक डिसीजन लेना होता है कि ये चीज़ हमारे काम की है और ये नहीं है। जो चीज़ हमारे काम की होती है वो हम लोग अपने पास रख लेते हैं और जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती है उसको हम लोग दूर कर देते हैं। और इस लूप में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पे एआई सिस्टम जो है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है उसी की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग पुराना अपना जो डॉक्टर ने मेडिकल ट्रीटमेंट करी वो वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, वो अपना निमोनिया का इलाज करवा रहे हैं। तो डॉक्टर को ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले भी निमोनिया हो चुका है या नहीं हुआ है, या फिर उसको पहले कोई मेडिकल इलनेस थी। जैसे डॉक्टर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस पेशेंट को पहले फ्रैक्चर हो चुका है। उसको फ़र्क इस बात से पड़ेगा डॉक्टर को कि उसने लास्ट टाइम कौन सी दवाइयाँ ली थी जिससे उसको बेनिफिट मिला था, या फिर कौन सी दवाइयाँ उसने ली थी जिससे उसकी तबीयत और ख़राब हो गई थी, या फिर ऐसा क्या हुआ था। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यही है कि उसको कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसको फ्रैक्चर्स हुए थे किसी टाइम पे या फिर और चीज़ें। तो यही है कि हम लोग अपनी काम की इन्फॉर्मेशन एआई सिस्टम की हेल्प से निकाल सकते हैं। skill sets needed for jobs in AI field. The growth and development of artificial intelligence has increased the demand for specific jobs in the industry. It has created a situation in which there is critical shortage of trained individuals in certain areas. Most of the artificial intelligence related jobs require knowledge of computer and math. The entry level jobs require graduation. AI की फील्ड में जो भी जॉब्स हैं उनके लिए सबसे पहले ज़रूरत ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो कंप्यूटर्स और मैथ्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हो। इसके अलावा एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं, जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं, उनको खाली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो एडवांस्ड जॉब्स हैं इसी फील्ड में, एआई की फील्ड में, उनको पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट वाले लोगों की ज़रूरत होती है। द फील्ड ऑफ स्टडी डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ जॉब्स। तो टाइप्स ऑफ एआई कैरियर्स, क्योंकि जब तक हम लोग टाइप ऑफ एआई कैरियर नहीं देखेंगे कौन क्या क्या एआई में कैरियर बन सकते हैं, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन से लेवल की एजुकेशन अप्रोप्रिएट है एआई की फील्ड में जॉब के लिए। एआई की फील्ड में जो जॉब्स हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो जिसमें हम लोगों को डेवलप करना होता है एआई को, तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती हैं जिनके लिए एडवांस ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी टाइप की जॉब्स होती हैं जो होती हैं ऑपरेट करने की एआई सिस्टम्स को। तो पहली कैटेगरी होगी जॉब्स की जिसमें एआई सिस्टम को डेवलप करा जाता है, और दूसरी दूसरी जॉब ये होती है जिसमें लोग जो हैं एआई सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ऐसी जॉब्स जिनमें खाली ऑपरेट करना होता है एआई सिस्टम को, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लो होती हैं कंपेरेटिवली। द करियर्स रिलेटेड टू कोड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई सिस्टम्स इंक्लूड, तो वो करियर्स जिनमें खाली जो मेन डेवलपमेंट है एआई सिस्टम की वो हैं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर और एल्गोरिदम स्पेशलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो एआई सिस्टम को डेवलप करते हैं। इन एडिशन द डेवलपमेंट एंड deployment of AI systems needs specialists from different areas and field. These careers help in the development of AI systems related to their field. इसके अलावा मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इन लोगों की ज़रूरत हो सकती है कि ये लोग हेल्प करें इन सबको। जो पहले हम लोग ने देखी जैसे सॉफ्टवेयर एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उन लोगों को इन लोगों की ज़रूरत होती है ताकि ये लोग बता सकें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स हैं वही बता पाएंगे उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है एआई में, जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। या फिर डिफेंस स्पेशलिस्ट बता सकें कि उनको जैसे सैटेलाइट की ज़रूरत है या फिर एआई सिस्टम की ज़रूरत है, तो वो उनको कैसे चाहिए। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी बता सकते हैं कि उनको कैसे तरीके का ग्राफिक डिज़ाइनर एआई चाहिए
या फिर आर्किटेक्ट्स हैं या फिर म्यूजिशियंस और बाकी के एंटरटेनमेंट स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग बता सकते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है अपनी फील्ड में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपनीज दी हुई हैं जो अभी सबसे ज़्यादा हायरिंग कर रही हैं एआई वाले लोगों की। वो स्किल सेट इन डिमांड फॉर द जॉब्स इन एआई, तो एआई में जॉब्स के लिए जो स्किल सेट है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सब आनी चाहिए एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड डेटा साइंस, मतलब डेटा साइंस को कैसे अप्लाई किया जा सकता है वो सब की नॉलेज होनी चाहिए, और मैथमेटिकल स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा एक जॉब होती है डेटा साइंटिस्ट की। डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें है नॉलेज ऑफ बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स। बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स कौन सी होंगी, जैसे हाइव, हाइडूप या मैप रेड्यूस एट्सेट्रा, इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग भी होनी चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए उसको, पर्ल और पाइथन। और स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है एक डेटा साइंटिस्ट को। डेटा एनालिस्ट नॉर्मली हैव पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट डिग्रीज इन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट जॉब होती है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर की। बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर भी एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब का सबसेट है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स की, और एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस और मार्केटिंग में भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा। और लास्ट एक जॉब होती है रिसर्च साइंटिस्ट की। रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च फील्ड में ही होते हैं एआई की। दे रिसर्च एंड एडवांस नॉलेज ऑफ एआई, मतलब वो एआई को ही डेवलप करते हैं, वो एक तरीके से एआई में ही फर्दर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि एआई बेटर हो। स्किल लेवल रिक्वायर्ड होता है वो ये है, मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, मतलब कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स की डिग्री, और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन अप्लाइड साइंस, मतलब अप्लाइड साइंसेस की फील्ड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए।